तो आज क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन में आपको गॉस थ्योरम बताया जाएगा। तो गॉस थ्योरम में हमने इस चैप्टर में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दो पॉइंट हमने आपको पिछले 2 दिन में आपको समझाया था कि क्या होता है, उसका यहाँ यूज करेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अब गॉस थ्योरम क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हर साल लगभग में एग्जाम में आता है। इसका स्टेट एंड प्रूव करके आएगा क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम ऐसे करके। तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, कोई क्लोज सरफेस है ऐसे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको टोटल क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज क्यू। यानी उस सरफेस पे टोटल चार्ज अगर क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 1/ε0 टाइम्स क्यू होगा। तो 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज क्यू, इसी को गॉस थ्योरम बोलते हैं। इनक्लोज बाय द सरफेस, जो सरफेस से अंदर इनक्लोज है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू लिखेंगे तो q/ε0 होगा ये। तो फाई ई इक्वल टू q/ε0, ये हमको प्रूव करना है। ये और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एरिया वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन किया था। एरिया वेक्टर क्या है कल इसको हमने बताया था। इतना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की वैल्यू ई डॉट डी ए होता है। ई डी ए क्या है? एरिया वेक्टर है, और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, उसको हम सभी सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये, तो ये आपका फाई ई डॉट डी के इक्वल होता है। लेकिन गॉस थ्योरम से फाई ई की वैल्यू q/ε0, दैट मींस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई की वैल्यू q/ε0, तो उसको फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू q/ε0 लिख दिया। लेकिन वास्तव में गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू q/ε0 ही होता है। तो यही है आपका, तो इसी को हमें प्रूव करना है। फाई ई इक्वल टू q/ε0, ठीक है। तो चलिए, इसमें अब हम ये स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब इसका हम प्रूफ समझते हैं। प्रूफ क्या है? इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए, जब तक ये नहीं समझोगे ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फाई ई की वैल्यू ये कैसे हुआ इतना, तब तक नहीं आएगा समझ में। तो इसके लिए हमने 2 दिन पढ़ाया है, इसको हमने डिटेल में बताया है। तो वहां से अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने 2 दिन पढ़ा है उसका हमने भी ये इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने उसमें यूट्यूब पर डाल दिया है वीडियो बना करके, वहां से आप देख करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिंक हम भेज देंगे, तो वहां से आप क्लियर कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो लोग नोट नहीं किए हैं, ठीक ना। तो ये काम आप कर लेंगे, उसके बाद तो फिर गॉस थ्योरम लिखेंगे। तो चलिए, खैर समझाने का प्रयास करते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा। देखो फ्लक्स क्या होता है, कोई मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी लाइन पास होती है, तो जितने नंबर ऑफ लाइन पास होता है उसी को फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अब अभी ये प्रूफ में हम समझाएंगे क्या होता है। तो खैर चलिए, अब प्रूफ देखिए क्या है। तो एक बॉडी हम ले लेते हैं, हमने एक बॉडी ले लिया, ऐसे कोई एक बॉडी ले लिया, और इसका हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई की वैल्यू निकालना है। तो फाई ई की वैल्यू q/ε0 ये होता है, इतना हमको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट O है, उस पर एक चार्ज प्लस Q है। एक चार्ज, ये Q प्लस चार्ज मारोगे ना किसी इसके अंदर इंक्लोज सरफेस पर, एक पॉइंट पर एक चार्ज प्लस Q है, और इस पर हम इसके सरफेस पर एक सरफेस पे जो है एरिया एलिमेंट लेंगे।
एरिया एलिमेंट को एक ऐसा स्मॉल एरिया लिखते हैं, छोटा सा एरिया, बहुत स्मॉल एरिया, ये सुई की नोक के बराबर एरिया है, इसलिए इस एरिया को हम क्या कहते हैं, DA कहते हैं। DA मान लिया ये एरिया, बहुत स्मॉल एरिया को हम DA से लिखते हैं। तो स्मॉल एरिया है ये, और इस पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से, ये पॉइंट से होते हुए ऐसे एक लाइन ऐसे जा रही है, जो आपका Q चार्ज है, Q चार्ज से होते हुए ये एक पॉइंट है, उसको हम P कह दे रहे हैं, P पॉइंट, और P पॉइंट से होते हुए एक ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E पास करता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं ये O से जाने वाला और P से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ये E है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम E कह देते हैं, और जो Q चार्ज और इसके जो एरिया हमने एलिमेंट, एरिया एलिमेंट इसको बोलते हैं, एरिया एलिमेंट के सेंटर से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E। और जब भी कोई एरिया लोगे तो उसका एक नॉर्मल वेक्टर होगा। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है ऐसे, तो नॉर्मल वेक्टर, एक नॉर्मल वेक्टर को हम मान लेते हैं ये नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर को हम एरिया एलिमेंट का नॉर्मल वेक्टर, यानी वो लाइन जो इस एरिया के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को हम एरिया का वेक्टर है तो एरिया वेक्टर DA से लिखते हैं, एरिया का एरिया वेक्टर DA। एक नॉर्मल लाइन होगा इस एरिया का जिसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, किसी भी सरफेस का नॉर्मल लाइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, टेबल पे एक कोई परपेंडिकुलर आप स्टिक खड़ा कर दो, तो परपेंडिकुलर स्टिक जो है नॉर्मल लाइन कहलाएगा उस सरफेस पर। उसी तरीके से इस DA सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन DA है, तो उसको वेक्टर कहेंगे, वो परपेंडिकुलर वेक्टर DA, उस वेक्टर को हम DA कह देंगे, DA वेक्टर, DA हो गया, इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। DA वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम n कैप कहते हैं, से डिनोट करते हैं n कैप। अब जानते हैं वेक्टर में किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को n कैप से लिखते हैं, n हो गया। तो DA और E के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को हम थीटा कह दे रहे हैं, ये थीटा हो गया। और यहाँ से O से और P के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम R कह देते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है R। समझ में आ रहा है ये। अब ये जो सरफेस है तो ये R हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा ये अब नोट नहीं करेंगे कहाँ से कि भी और भी कुछ इसमें हमने मेजरमेंट लिखना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर R लिख देते हैं, छोटा सा। और ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, इसका ये टॉप पॉइंट, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, और इसको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कल बताया था आपको कि जब ये ज्वाइन होता है तो ये आपका लाइन तो है नहीं, कर्व लाइन नहीं है, ये स्फेरिकल एरिया है, तो स्फेरिकल एरिया सब लाइन ऐसे ज्वाइन होगा, हर सभी कर्व पर लाइन ज्वाइन होगा, तो इस सेंटर पर एक ऐसे सर्कुलर एंगल बनाएगा, सर्कुलर एंगल बनाएगा। उस सर्कुलर एंगल को हम क्या लिखते हैं, डी ओमेगा, क्या लिखते हैं, डी ओमेगा। तो इस सर्कुलर एंगल को हम डी ओमेगा से लिखते हैं। तो ये आपका हो गया डी ओमेगा। तो ये सर्कुलर एंगल को यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, अगर जगह नहीं है तो डी ओमेगा कह रहे हैं। ये सर्कुलर एंगल बनेगा, याद रखना, ये सर्कुलर एंगल बनेगा। क्यों सर्कुलर एंगल बनेगा, क्योंकि ये दो ही लाइन से नहीं बन रहा है एंगल, इस सर्कुलर एरिया पर हर पॉइंट से यहाँ पर लाइन यहाँ सबटेंड कर रहा है। तो सबटेंड जब कर, ये सर्किल है, एरिया एलिमेंट क्या है, सर्कुलर है, तो वो एंगल जो इस सेंटर पर बनाएगा, वो पर बनाएगा, वो भी सर्कुलर ही बनाएगा, क्योंकि एक लाइन से तो बन नहीं रहा है, इनफाइनाइट लाइन है इस पर, और सारी लाइन इस पर सबटेंड कर रहे हैं एंगल, तो एक गोल एंगल बनाएंगे। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इतना, ये फिगर समझ में आया सबको। इसको कहते हैं
डी ओमेगा, ठीक है। तो ये आपका डी ओमेगा एंगल बनाएगा। तो अब इसमें लिखेंगे, प्रूफ में थोड़ा सा लिख लेंगे। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सबटेंड एट ओ, जो ओ पर सबटेंड हो रहा है, इनसाइड क्लोज सरफेस ए, इनसाइड क्लोज्ड सरफेस ए। ए क्या है? ये पूरे बॉडी का, होल बॉडी का सरफेस एरिया है ए। हमने यहाँ एरिया एलिमेंट डी ए लिया है, वो छोटा सा एरिया लिया है। अब हम आगे लिख लेंगे लेट डी ए बी द एरिया एलिमेंट, या स्मॉल एरिया, इसको कह सकते हो स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, उसको एरिया एलिमेंट से हम लिखते ही हैं, ठीक है, एरिया एलिमेंट। and DA वेक्टर, DA इज एरिया वेक्टर, इसको एरिया वेक्टर कहते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर along नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन टू द एरिया एलिमेंट, यानी एरिया एलिमेंट के नॉर्मल लाइन के अलांग एरिया वेक्टर डीए है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे लिखेंगे, इसमें कुछ और भी लिख लेंगे। ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। let E be the electric field intensity at P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण एट ओ, जो ओ पे जो चार्ज प्लस क्यू है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थ्रू डीए के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई, तो उसको हम डी फाई कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डीए एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वही ना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होगा। तो डी फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? कल हमने बताया था ई डॉट डी ए के इक्वल होता है, ई डॉट डी ए के इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया एलिमेंट में होता है, ई डॉट डी ए दैट इज
ई डॉट डी ए कास थीटा। ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है? ई डॉट डी ए और कास थीटा। तो ये d5 हो गया। ठीक है, थीटा जो है क्या है? ई और डी ए के बीच में एंगल है। नाउ अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा? इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, इधर क्यू चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर, ये होगा ना, तो उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ ई की वैल्यू जो होगा, नाउ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान आर स्क्वायर होगा, P पॉइंट होगा ना। तो अब E की वैल्यू यहां पर रख लेंगे, तो d5 क्या हो जाएगा? देन अब यहां से d5 का वैल्यू क्या होगा? d5 E इक्वल टू ई के जगह पर क्या लिखेंगे? ये वही वैल्यू रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान आर स्क्वायर और डी ए और कास थीटा यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, डी ए कास ऑफ थीटा। तो ये आपका हो जाएगा अब इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान और डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है ये वैल्यू आपका डी ओमेगा है, इसको मैंने बताया था आपको। ये क्या है? डी ओमेगा है, सॉलिड एंगल है ना डी ओमेगा। ये कल ये स्टार्टिंग में हमने बताया है आपको। तो Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होगा डी ओमेगा। ठीक है, तैयार करके लिख लेंगे। तैयार, सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। और डी ओमेगा क्या है? ये है सॉलिड एंगल। ये क्या कहते हैं इसको? सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा हो जाएगा डी फाई ई की वैल्यू डी ओमेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा हो गया। ठीक है, तो ये एक एरिया एलिमेंट, ऐसे ऐसे कितने एरिया एलिमेंट होंगे? उसमें बहुत सारे एरिया एलिमेंट सरफेस, टोटल सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे डीए, छोटे, टोटल बड़ा सरफेस है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कितने डीए बनेंगे? इनफाइनाइट डीए बनेगा। तो उन सभी इनफाइनाइट डीए का सम कर लेंगे तो टोटल होल बॉडी के सरफेस का फ्लक्स मालूम हो जाएगा। तो इन सब का सम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो लिख लेंगे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हैंस टोटल फ्लक्स पाई ई ऑफ होल सरफेस पूरे सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा? एक एरिया एलिमेंट, इनफाइनाइट एरिया एलिमेंट वैसे ऐसे बनेंगे और उन सबका सम कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? सबका सम कैसे करते हैं? उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी फाई ई को इंटीग्रेट कर देंगे तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन, दैट इज टोटल फ्लक्स Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्लास 11 में पढ़ा, बताया गया होगा आपको इंटीग्रेशन dx मैथमेटिकल टूल में। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई होगा, फाई ई हो जाएगा। और ये आपका
डी ओमेगा आपका वेरिएबल है, तो उसके अलावा जो भी आपका वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट मान लिया जाएगा और इंटीग्रेशन डी ओमेगा ऐसे लिखेंगे। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और ये चूंकि क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ सिंबल क्लोज का लगाते हैं। तो ये क्लोज सरफेस का सिंबल है, क्लोज सरफेस ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो क्लोज सरफेस डी ओमेगा। और तो टोटल ये क्या है आपका, टोटल डी ओमेगा। तो डी ओमेगा क्या है, टोटल एंगल है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, सर्कुलर एंगल कितना बनेगा, कोई भी बॉडी है तो उसका एक राउंड घुमाओगे, जो एंगल बन रहा है वो थीटा, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल, अगर ये पूरा बॉडी ऐसे ऐसे पूरे, जब होल सरफेस का जब एंगल बनेगा तो पूरे बॉडी का एंगल बनेगा ऐसे। तो पूरे बॉडी का एंगल कितना हो जाएगा, ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर में जब पूरे बॉडी का एंगल बनता है तो वो 4 पाई के बराबर होता है, समझ गए, 4 पाई के बराबर एंगल होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना, तो 3 डायमेंशनल में 4 पाई के बराबर होता है। तो ये एंगल आपका जो हो जाएगा वो 4 पाई के बराबर होगा। तो ये आपका टोटल ये जो हो जाएगा सॉलिड एंगल सबटेन बाई, तो ये आपका हो गया 4 पाई के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हेंस सॉलिड एंगल सबटेन्ड by entire closed surface A at a point O is 4 pi, that is equal to डी फाई। तो टोटल एंगल जो होगा, टोटल एंगल इंटीग्रेशन डी ओमेगा मीन्स क्या, टोटल एंगल जो सबटेंड कर रहा है सेंटर ओ पर, वो टोटल एंगल कितना होता है, 4 पाई के बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए 4 पाई लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल एंगल सबटेंड बाई 4 पाई, तो ये इतना हो जाएगा 4 पाई। अब ये 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा आपका, तो फाई ई की वैल्यू जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट इज गॉस थ्योरम, यही गॉस थ्योरम, दिस इज ये आपका चीज गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड।